नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी अनामिका जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है घमंडी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जेठानी जी, ये महंगी साड़ी पहन लो आप अपने देवर की तरफ से, क्योंकि भैया तो आपको कुछ देने वाले है नहीं। महक नई नई ब्याह कर ससुराल आई थी। उसके ससुराल में जेठ विकास, जेठानी निशा और उनके दो बच्चे रोहित और रोहन थे। विशाल उसका पति था। सास ससुर बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। कुल मिलाकर एक अच्छा छोटा सा खुशहाल परिवार था। माँ की जब शादी हुई थी तभी मायके वालों ने उसे सिखा दिया था कि देख, तेरे सास ससुर तो है नहीं, सारा कुछ जेठानी ने अपने हाथ में रखा होगा। और क्या पता, तेरे पति की सारी तनख्वाह भी वही ले लेती होगी और सारे घर का खर्च तेरा पति चलाता होगा। इसलिए तू जाते ही विशाल को अपने कब्जे में ले लेना और सारी तनख्वाह तू अपने पास रखना। वैसे भी जब तक शादी नहीं हुई रहती है, भाभी देवर के सारे पैसे ले ही लेती है। और पता भी क्या 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 उल्टे सीधे सीख महक को वे लोग सिखा रहे थे। महक जब ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि उसके पति विशाल और जेठ विकास में बहुत प्यार था और उसकी जेठानी निशा भी मिलजुल कर ही रहती थी। निशा महक के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी। 2-4 दिन बीत जाने के बाद बातों बातों में महक ने निशा से पूछा, भाभी, अपने घर का खर्चा कैसा चलता है? मम्मी पापा तो है नहीं, तो फिर राशन पानी बिजली का बिल वगैरह ये सब किस तरह से चलता है? निशा को सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर वह बोली, मैं अकेले कई सालों से इस घर को चला रही थी, क्योंकि सास ससुर तो बहुत पहले गुजर चुके हैं और मेरी शादी हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं। जब तक सास ससुर थे, सारा कुछ सासू माँ ही देखती थी। मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया, लेकिन सासू माँ के भी चले जाने के बाद तो सब कुछ मुझे अपने हिसाब से संभालना पड़ा। और अब तक तो मैं और तेरे जेठ जी ही इस घर का खर्च चला रहे थे। विशाल की नौकरी तो अभी कुछ दिन पहले ही लगी है। जो छोटे मोटे सामान होते हैं, अगर अचानक जरूरत पड़ जाए, जो भी घर में होता है, तुम्हारे जेठ या फिर विशाल, मैं उनसे कह देती हूँ, वो ले आते हैं। बिजली का बिल वगैरह भी जिससे भी फुर्सत मिलती है वो भर देता है। और ऐसा कोई खास बड़ा परिवार तो है नहीं। पर विशाल की नौकरी से पहले सब कुछ तुम्हारे जेठ जी ही देख रहे थे, इसलिए सब कुछ आज तक ऐसे ही चल रहा है। जेठानी निशा की बात सुनकर महक को यही लगा कि निशा झूठ बोल रही है और सारे घर के खर्चे वह विशाल से ही निकलवा रही होगी और अब उसके सामने बड़ी सियानी बन रही है। उसके मम्मी और बाकी मायके वाले सही ही बोल रहे थे। निशा अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करती होगी, सारा खर्च उसके पति विशाल से करवाती होगी। महक ने सोचा, अब उसे थोड़ा टाइट होना पड़ेगा, नहीं तो उसकी तो कोई सेविंग ही नहीं होगी, क्योंकि देवर को भाभी ने पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करा हुआ है। अब महक ने उल्टे सीधे अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन निशा ने अपने देवर विशाल से कहा, देवर जी, घर में सूजी नहीं है और आपको हलवा खाना है तो जाकर जल्दी से सूजी लेकर आ जाइए और घी भी लेते आइएगा, वो भी खत्म होने को है। विशाल तुरंत ही बाजार जाकर सूजी और घी लेकर आ गया। महक को लगा कि सूजी और घी मेरे पति ने लाया और हलवा सब खाएंगे। उसे बहुत बुरा लग रहा था। छोटी छोटी बातों पर महक ध्यान देने लगी थी। ऐसे ही एक दिन विशाल ऑफिस से लौटते वक्त लड्डू लेकर आया। विशाल बहुत सारे लड्डू लाया था, पर महक को लगा कि हम तो सिर्फ 2 ही लोग हैं। विशाल इतने सारे लड्डू लाया है, हम तो 2 ही लोग खाएंगे और भाभी 4 लोग हैं, क्योंकि उनके 2 बच्चे भी हैं। ये तो ठीक बात नहीं है। मेरा पति सारा खर्च करता है। महक ने आधे आधे लड्डू निकालकर अपने कमरे में ले जाकर चुपचाप से छुपा कर रख दिए। बाकी लड्डू को किचन में रख दिया। निशा जब किचन में गई और लड्डू को देखा तो उसे लगा, विशाल इतने कम लड्डू तो कभी नहीं लाता, आज लड्डू कुछ कम ही है। डब्बा भी खाली खाली सा दिख रहा था। निशा के दोनों बच्चों को लड्डू बहुत पसंद थे, लेकिन कम लड्डू होने की वजह से निशा ने एक एक लड्डू बच्चों को दिया और बाकी सब में बांट दिए। बच्चे शोर मचा रहे थे कि इतने कम लड्डू चाचा लेकर आए। महक ने तपाक से कहा, तो पापा को फोन कर दो ना कि पापा और लड्डू लेकर आए। जरूरी थोड़े है कि चाचा लड्डू लेकर आए तभी लड्डू खाए जाए। निशा को महक की बात बुरी लगी। उसने अपने बच्चों को डांटा कि जितने लड्डू हैं उसे खाओ चुपचाप। हो सकता है लड्डू ना मिले हो ज्यादा, इसीलिए चाचा ने कम लड्डू लाए हो। इस तरह से ये बात वहीं पर खत्म कर दी निशा ने
क्योंकि वह बवाल नहीं खड़ा करना चाहती थी। लेकिन विशाल को भी ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आज तक उसके घर में इस तरह की बात किसी ने की नहीं थी। बाद में मौका पाकर महक ने अपने कमरे में छुपाए हुए लड्डू चुपचाप खाए। महक को लगता था घर के सारे खर्चे उसका पति विशाल जब करता है और जेठ जी जब कुछ भी नहीं खर्च करते, बल्कि निशा अपने सारे पैसे बचा लेती है, तो महक मन ही मन हिसाब लगाने लगी कि अब तक निशा ने उसके पति से कितने पैसे मार लिए होंगे और कितनी मोटी रकम जमा कर ली होगी। महीने के अंत में जैसे ही बिजली का बिल आया, महक ने तुरंत जेठ जी विकास को बिल थमाते हुए बोला, भैया ये बिजली का बिल आया हुआ है, आप इसे भर दीजिएगा। सुनकर निशा को बहुत हैरानी हुई कि इतनी जल्दी क्या थी, और उसे समझ में आ रहा था अब कि महक को लगता है कि सारा कुछ उसका पति विशाल ही खर्च करता है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। और महक को कुछ भी पता नहीं था कि कौन क्या खर्चे करता है। फिर भी अभी महक की शादी हुए 1-2 महीने ही हुए थे, इसलिए निशा ने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। अगर वह कुछ बोलती तो लोग यही सोचते कि देखो इतने दिनों से साथ चल रहा है, देवरानी के आते ही जेठानी अलग हो गई। इसलिए निशा चुप हो जाती। महक को लगता था कि महक का पति विशाल अपने भाई विकास से बहुत ज्यादा कमाई करता है। विकास की कोई खास आमदनी है नहीं, इसीलिए निशा अपना सारा खर्चा बचाती रहती है। निशा सब कुछ काफी दिनों से देख रही थी, और घर में कोई बवाल न मचे, कलह न हो, इसलिए, क्योंकि दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था और इस प्रेम को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। विकास भी बहुत सीधे सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसे बहुत ज्यादा दिखावा करना पसंद नहीं था। वह बहुत छोटी छोटी चीजों में प्यार और अपनापन ढूंढते थे। इसलिए माँ को लगता कि उसके जेठ जी की कुछ खास आमदनी है नहीं। जैसे कि करवा चौथ के त्योहार पर विशाल महक के लिए एक महंगा सोने का हार लेकर आया था, और जेठ जी चांदी की पायल निशा को पहना रहे थे। महक यह सब देखकर इतरा रही थी, देखो मेरी किस्मत, मेरा पति मुझे सोने का हार पहना रहा है और तुम्हारा पति चांदी की पायल, क्योंकि तुम्हारे पति की हैसियत है ही नहीं कि वह तुम्हें सोने का हार दिलवाए। महक मन ही मन सोचती हुई इतरा रही थी। ऐसी एक बार महक के जन्मदिन पर महक और विशाल बाहर खाना खाने गए। महक को लगता था कि निशा और विकास कभी भी बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि विकास बहुत ही सरल स्वभाव का था और निशा को भी बाहरी खाना ज्यादा खास पसंद नहीं था। इसलिए सच में ही उन लोगों का बाहर जाना बहुत कम था। वैसे भी उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे। यह सब कुछ शुरू शुरू में अच्छा लगता है, बाद में समय के साथ साथ यह सब कुछ कम हो ही जाता है। निशा और उसका पति साधारण जीवन ही जीते थे, ज्यादा दिखावा नहीं करते थे। निशा के जन्मदिन पर जेठ जी कुछ भी लेकर नहीं आए थे, बस बर्फी लेकर आए थे, क्योंकि निशा को बर्फी बहुत पसंद है। महक को लगा कि जब औकात ही नहीं है तो जेठ जी दे भी क्या सकते हैं आखिर। महक हद से ज्यादा बदतमीज होती जा रही थी, और निशा की भी बर्दाश्त की सीमा अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, क्योंकि हर किसी का एक आत्मसम्मान होता है। कोई भी अपना आत्मसम्मान किनारे करके रिश्ते नहीं निभा सकता। अपनी शादी की सालगिरह पर विशाल ने महक को बहुत सुंदर डायमंड के कंगन और एक महंगी साड़ी लाकर दी। विशाल एक जैसी 2 साड़ियां लाया था। एक उसने अपनी भाभी निशा को दी। महक ने इतराते हुए कहा, लो भाभी, आप भी ये महंगी साड़ी पहन लो अपनी देवर की तरफ से, क्योंकि भैया तो आपको कुछ देने वाले हैं नहीं। दे भी कैसे, आखिर उनकी हैसियत तो है ही नहीं आपको महंगे तोहफे देने की। कोई बात नहीं, आपके देवर की हैसियत तो है। देखिए, जैसी साड़ी अपनी पत्नी के लिए लाए हैं, वैसी साड़ी भाभी के लिए भी लाए हैं। वैसे भी इतनी महंगी साड़ी भैया आपको कहाँ दिलवा पाते होंगे। अपने पति के लिए महक के मुंह से ऐसी बात सुनकर निशा का दिमाग आज तो सच ही घूम गया। विकास ने भी महक की सारी बातें सुन ली थी। उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। महक की चुभने वाली बातें सुनकर विशाल बहुत जोर से चिल्लाया और महक से बोला, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हो रही है महक, इस तरह से भाभी के साथ में बातचीत करने की। महक भी तमतमाते हुए बोली, हाँ हाँ, भाभी ने तुम्हें अपना गुलाम जो बना के रखा है, तो तुम तो भाभी का ही पक्ष लोगे। वैसे भी इतने सालों से पूरे घर का खर्चा तो तुम ही चला रहे हो। भाभी का सारा परिवार तो तुम ही देख रहे हो। तुम्हारे भाई भाभी तुम्हें इतनी आसानी से तो छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि खुद की तो कोई कमाई है नहीं और भाई की कमाई पर ऐश कर रहे हैं। लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं यह सब कुछ और अधिक बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। आगे चलकर हमारे भी तो बाल बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा, जरूरतें बढ़ेंगी, और तुम अपना सब कुछ अपने भाई भाभी और उनके बच्चों पर लुटाते रहते हो, तो मेरे पास क्या बचेगा। कान खोलकर सुन लो, हम इस घर में अब नहीं रहेंगे। तुम तुरंत ही कोई नया घर लेने का इंतजाम करो। इतना पैसा तो तुम कमाते ही हो कि ये घर ले ही सकते हो। ये घर तुम्हारे भाई भाभी को दान में दे देना,
क्योंकि उनके औकात तो है नहीं कि वह कर ले सके। लेकिन मैं अब उनके साथ रहकर अपना और नुकसान नहीं करवाऊंगी। ऐसे ही महक पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा ऊल जलूल बके जा रही थी, बिना कुछ जाने। विशाल और विकास तो हैरान हो गए महक की बातें सुनकर। विशाल तो शर्मिंदगी से नजर नीचे किए हुए था कि उसकी पत्नी उसके बड़े भाई भाभी के लिए ऐसी सोच रखती है और मुंह से बोल भी रही है। लेकिन अब निशा की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। आज वह महक को सबक सिखाने वाली थी। निशा भी चिल्ला पड़ी, सुन महक, अपनी जुबान पर लगाम दे, नहीं तो जबान काट दूंगी तेरी। समझ क्या रखा है तूने खुद को? जब से इस घर में आई है अपना ही हुक्म चला रही है। मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ? मैं तेरी जेठानी हूँ। और तू किस गुमान में जी रही है कि मेरा पति कुछ नहीं कमाता? दिमाग है तेरे पास? क्या दिखावा करने से सब कुछ होता है? 1 साल हुआ है तेरी शादी को और मेरी शादी को 13 साल। क्या हम शादी के 13 साल बाद भी ये सब छोटे छोटे गिफ्ट वगैरह देकर एक दूसरे को अपना प्यार साबित करते रहेंगे? ये सब शादी के 1-2 सालों तक ही ठीक लगता है। परिवार बढ़ने के बाद ये सारी बातें बंद हो जाती है। तुझे क्या लगता है जेठ जी तेरे करवा चौथ पर सिर्फ चांदी के पायल मुझे देकर और मेरे जन्मदिन पर सिर्फ बर्फी लाते हैं? तो तेरे जेठ जी कुछ कमाते नहीं हैं? बहुत गलतफहमी में जी रही है तू। शायद तुझे पता नहीं। अपने पति से एक बार पूछ कर देख, मेरे पति और तेरे पति की तनख्वाह में कितना फर्क है। महक ने विशाल की तरफ देखा तो विशाल बोला, करीब करीब 1 लाख रुपए। महक ने गर्व से निशा की तरफ देखा और बोली, देखा, देखा भाभी जी, जेठ जी की तनख्वाह मेरे पति की तनख्वाह से 1 लाख रुपए कम है। अब बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? तब विशाल ने बोला, अरे बात तो पूरी सुन लो। दोनों भाइयों की तनख्वाह में कितना फर्क है, इसका मतलब मैंने 1 लाख का फर्क बताया, पर ये तो नहीं कहा कि भैया की तनख्वाह मेरी तनख्वाह से 1 लाख कम है। मेरी तनख्वाह भैया की तनख्वाह से 1 लाख कम है। सुनकर महक को जोर का झटका लगा। बोली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी तनख्वाह जेठ जी की तनख्वाह से कम है? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं तो अभी अभी इंजीनियर बना हूँ और नौकरी पे लगा हूँ। भैया से बहुत नीचे की पोस्ट पर काम करता हूँ। मेरे भैया कंपनी में बड़े काम पर है, सीनियर मैनेजर है। मैं तो बस अंदाजे से बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा भी तनख्वाह में अंतर हो सकता है। विशाल विकास की तरफ देखने लगा। विकास ने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा क्योंकि उसे दिखावा पसंद था नहीं। लेकिन वह बस ये बोलकर चला गया कि विशाल सही कह रहा है और मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। तुम चाहो तो गूगल पर सर्च कर लो कि एमएनसी में एक सीनियर मैनेजर की तनख्वाह कितनी होती है, वो भी एक जानी मानी प्रतिष्ठित कंपनी में। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना। ये कहकर विकास अपने कमरे में चला गया। महक को तो जोर का झटका लग चुका था, लेकिन निशा आज महक को उसकी एक एक बात का जवाब देना चाहती थी। वह महक का हाथ पकड़कर खींचकर अपने रूम में ले गई। बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति ही सिर्फ तुम्हें तोहफे देता है? अरे वह तुम्हारे ऊपर खर्च करता है क्योंकि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। क्या मुझे मेरे पति ने कोई तोहफा नहीं दिया होगा? आओ, तुम्हारा वहम आज मैं दूर ही कर देती हूँ। फिर उसने अपनी अलमारी का लॉकर खोल दिया। एक एक करके अपने जेवर महक को दिखाने लगी। बोली, ये देखो, और ये जितने भी जेवर है ना, इतना जेवर लेने में तुम्हें भी कम से कम 10 साल लगेंगे। तब तुम मेरी बराबरी कर पाओगी। लेकिन नहीं, तब भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाओगी क्योंकि तब तक तो मैं 10 साल और आगे निकल चुकी होंगी। फिर तुम्हें वहां तक पहुंचने में 10 साल और लगेंगे। निशा के जेवर देखकर महक का दिमाग घूम गया। महक के पास उसके चौथाई जेवर भी नहीं थे। यह तो बस मेरे वो जेवर है जो तुम्हारे जेठ जी ने मुझे दिए हैं। शादी में मुझे मायके से जो जेवर मिले वो मैं तुम्हें दिखाना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि वह तुम्हारे जेठ जी ने मुझे नहीं दिया है, बल्कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिए हैं। और अब ये देखो, कहकर निशा ने अपनी दूसरी अलमारी खोल दी। निशा की दूसरी अलमारी महंगी साड़ियों से अटी पड़ी थी। एक से एक महंगी साड़ियां थी जिन्हें महक देखती रह गई। क्यों? मेरा गरीब पति तो ये सब नहीं दे सकता ना, तो कहाँ से भरी हुई है ये सब साड़ियाँ? इनमें से आधी से ज्यादा तुम्हारी शादी के बाद मैंने खरीदी है। लेकिन मुझे तुम्हारे जैसा दिखावा करने की आदत नहीं है, इसीलिए मैंने इन्हें तुम्हें कभी दिखाया नहीं। इनमें से ये जो 4 साड़ियाँ तुम देख रही हो, ये तो 10-10 हजार की साड़ियाँ हैं। और ये जो नई वाली साड़ी देख रहे हो ना, जिसे अभी तक मैंने पहना भी नहीं है, 40 हजार की है। परसों ही ली है। पर मैं तुम्हारी तरह हर चीज दिखाना पसंद नहीं करती। बस
पसंद आई तो खरीद ली, मौका आने पर पहन भी लूंगी। और हाँ, तुम्हारे गरीब जेठ जी के बच्चे इस शहर के सबसे महंगे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ, मेरे दोनों बच्चों की फीस 35-40 हज़ार रुपये हर एक की है। इसी से तुम अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे जेठ जी कितने गरीब है। बच्चों की फीस सुनकर ही महक का मुंह खुला का खुला रह गया। निशा ने आगे कहा, हाँ और तुम क्या कह रही थी? जेठ जी के घर लेने की औकात नहीं, इसलिए तुम यह घर हमें दान में दे दोगी? किस गुमान में जी रहे हो तुम? तुम्हें कुछ पता भी है? ना हो तो अपने पति से जाकर पूछो, लेकिन कुछ बोलने से पहले जरा अपना दिमाग लगा लिया करो। मैं आज तक तुमसे अलग नहीं हुई ये सोचकर कि लोग कहेंगे कि देखो, देवरानी के आते ही जेठानी अलग हो गई। लेकिन अगर अलग हो गई होती ना, तो मैं इस घर से नहीं जाती, बल्कि तुम्हें इस घर से जाना पड़ता। तुम यह घर मुझे दान में क्या दोगी? यह घर तो मेरा खुद का है, जिसमें तुम लोग मेरे एहसान पर रह रहे हो। यह घर तुम्हारे जेठ जी ने खरीदा है अपने पैसों से, और मेरे नाम पर है। महक का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया और आंखें आश्चर्य से फैलती रही। उसने विशाल की तरफ देखा। विशाल बोला, हाँ यह भाभी का घर है, पर हम शुरू से यहीं रह रहे हैं। भाभी ने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि यह घर उनका है, हमारा नहीं। लेकिन आज तुमने जो हरकत की, अब तो हमें आज ही इस घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, और तुम्हारी वजह से हमारे बीच का प्यार भी अब पहले जैसा नहीं रह पाएगा। महक सुनकर हैरान रह गई। निशा ने कहा, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। बहुत दिनों से तुम्हारी मनमानी सह रही हूँ। निशा के जेवर और साड़ियाँ देखकर महक का दिमाग चकरा रहा था। ऊपर से जब उसे ये पता चला कि यह घर निशा का है, तब तो महक को काटो तो खून नहीं वाला हाल हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अब उसके पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन निशा अभी भी चुप नहीं थी। काफी दिनों से वह महक की बदतमीजियों को बर्दाश्त कर रही थी। बोली, देवर जी, मुझे तुमसे तो कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि एक दूसरे का साथ निभाना पड़ता है। मैं तुम्हारी पत्नी के साथ एक छत के नीचे अब और नहीं रह सकती। महक तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हें तो हर हाल में महक का साथ देना ही है। तुम अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो, या अपने लिए कोई घर खरीद लो, या किराए पर ले लो। मुझे नहीं पता, जो भी करना हो कर लो, लेकिन अब एक छत के नीचे हम नहीं रह सकते। मैंने तो यही चाहा था कि साथ में ही रहेंगे, लेकिन महक ने इतनी गंदगी फैला दी है अपने विचारों से कि अब एक साथ हम साथ में प्यार से नहीं रह पाएंगे। कहकर निशा अपने कमरे में चली गई। अब महक के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह गया था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अनामिका जी की लिखी कहानी घमंडी। मित्रों, अधिकतर समय ये देखा गया है कि परिवारों के टूटने की वजह औरतें ही होती है। अगर थोड़ा भी सहनशीलता दोनों सभी औरतें दिखाए तो कोई घर टूट नहीं सकता, क्योंकि आपस में अनबन चलती रहती है। लेकिन जब किसी भी चीज की अति हो जाती है, तभी घर टूटते हैं। एक साथ रहने में जो सुख है, वह अकेले रहकर व्यक्ति सोचता है कि वो बड़ा आजादी की जिंदगी जिएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जब चार लोग साथ में रहते हैं तो उस घर का आनंद अलग ही होता है। पति पत्नी और बच्चे, तो क्या उनमें आपस में कभी अनबन नहीं होती? जरा सोच कर देखिए और बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर कीजिएगा। एक कहानी के बारे में अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।